क्या किया था हमने पिछले लेक्चर में, आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस, और एक थ्योरम की थी आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस कौन से होते हैं, जिनकी डायमेंशन सेम होती है। इफ एंड ओनली इफ वाली थ्योरम की तो एक ही चीज चेक करेंगे हम, दूसरी को कह देंगे अगर डायमेंशन सेम है तो ये आइसोमॉर्फिक है, और आइसोमॉर्फिक है तो डायमेंशन सेम है। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले देखते हैं अगर हमको वेक्टर स्पेस दे रखा हो कोई, लेट टी बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी आर टू वी आर, वी आर कोई वेक्टर स्पेस है यहाँ पे, और टी क्या है, इज ए लीनियर ऑपरेटर। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियर ऑपरेटर ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ये डोमेन और कोडोमेन सेम है। ऑन वी आर गिवन बाय टी ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई डेल जेड। ये करना आता है ना सभी को, पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे ना इसको, वेयर बी इज सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड एंड डिग्री ऑफ एटमोस्ट 2। ठीक है, देन पहला पॉइंट लिखो, V आइसोमॉर्फिक टू P9R। ठीक है, दूसरा लिखो V नॉट आइसोमॉर्फिक टू P9R। तीसरा क्या है, RT इज इक्वल टू, और है RT तो नहीं, सिर्फ डायरेक्ट रैंक ही निकाल लो, रैंक और नलिटी ये फाइंड करनी है भाई हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो ये आइसोमॉर्फिक चेक करूंगा तो क्या चेक करूंगा मैं, इनकी डायमेंशन चेक करूंगा। अब V क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल दिस एंड एट मोस्ट डिग्री 2। अब V का बेसिस लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा भाई पहले 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x y z z x। ठीक है, अब ये सेट है, अब इसको आप किसी तरीके से लिखना चाहते हो उस तरीके से लिख लो, एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बेसिस है सारे LI हैं, तो कितने हैं ये, 10 है ना ये, तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी V की यहाँ से 10, और P9R की डायमेंशन कितनी होती है 10। ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, तो ये तो ठीक हो जाएगा और ये गलत। यहाँ पे आते हैं अब, रैंक T क्या होता है भाई, डायमेंशन ऑफ रेंज। रेंज स्पेस की डायमेंशन चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं RT लिख लेता हूं। कैसे लिखूंगा RT, लीनियर स्पैन ऑफ T ऑफ 1, T ऑफ X, T ऑफ Y, ऐसे ही करूंगा ना, करते करते सभी का ट्रांसफॉर्मेशन लिख लूंगा, ये ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू लिख लूंगा सभी की, फिर उसके बाद जितने LI होंगे यहाँ पे वो डायमेंशन हो जाएगी, उसी को हम रैंक बोल देंगे। तो अब कैसे करूंगा मैं ये, अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो इतना नोट कर लिया ना, अब इनकी जगह डायरेक्ट ही वैल्यू अगर मैं पुट करना चाहूँ तो 1 क्या है, 1 तो कांस्टेंट है, अगर ये इसके ऊपर ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या 0 आ जाएगा। x के अंदर y और z का वेरिएबल ही नहीं है तो इसको भी कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। अब ये इसके पास z का वेरिएबल नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा, इसके पास y नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा, x स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, y स्क्वायर भी 0 हो जाएगा ना। इसी तरीके से कर लो, अगर पहले dy y के रिस्पेक्ट में करते हो 2y आ जाएगा, उसके बाद 0 हो जाएगा, z स्क्वायर भी 0, x y वाला भी 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये बताओ, 1 आएगी ना इसकी वैल्यू 1, इसकी भी 0। तो इसको क्या लिख दूंगा अब मैं, L ऑफ 1। ठीक है, ये तो LD है ना 0 0, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, L ऑफ 1 लिख दूंगा। RT की डायमेंशन कितनी आ जाएगी 1, तो ये रैंक कितनी आ गई भाई 1।
नलिटी की कितनी आ जाएगी, अब ये बताओ कितनी आ जाएगी? 9। अब तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना नलिटी निकालने में, रैंक नलिटी थ्योरम लगा दी इसके ऊपर। अब क्वेश्चन है इफ v इज इक्वल टू, v कैसा वेक्टर स्पेस दे रखा है, फंक्शन है इसके अंदर, और कैसे फंक्शन है, डोमेन दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 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 लिखने का क्या मतलब है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ए बी सी डी, इसके अंदर जानवर भी हो सकते हैं, फ्रूट के नाम, सब्जियों के नाम, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इसकी डायमेंशन क्या है ये बताओ मेरे को। 4 आएगी ना, इतना तो समझ में आ गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर स्पेस इज आर आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक निकालना है ना। देन लिख देता हूं मैं पहला, V इज आइसोमॉर्फिक टू V6R, V is isomorphic to M4R, ये लिख देता हूं। अब ये देखो इसकी डायमेंशन तो 4 आ गई। अब क्या चेक करेंगे हम, डायमेंशन किसकी 4 आती है किसकी नहीं आती। V6R की डायमेंशन क्या होती है भाई 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा। M4R की डायमेंशन कितनी होती है 16 होगी ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसकी डायमेंशन कितनी होती है 4, ये ठीक हो जाएगा। इसकी भी डायमेंशन 4, ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब लिखो पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर ऑपरेटर। पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर ऑपरेटर में क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर लिख रखा है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां तक होगी, V से लेकर V तक ही होगी। अगर V ले रहे हैं तो डोमेन V से लेकर V तक होगी, तो क्या लिख दूंगा मैं, T तो क्या होगी इज ALT एच ALO, ठीक है। T स्क्वायर भी क्या होगा, एक लीनियर ऑपरेटर ही होगा। क्यों, क्योंकि टी स्क्वायर किसके बराबर है, टी इंटू टी के बराबर है, मतलब टी ऑफ टी के बराबर है। ये भी बी से लेकर बी तक एक लीनियर ऑपरेटर होगा। टी क्यूब भी होगा, ठीक है। ऐसे करके टी एन भी हो जाएगा ना। अब इसका अगर मैं पॉलिनोमियल बनाऊं तो कैसे लिखूंगा भाई, पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, A0 इंटू आई प्लस A1 इंटू टी प्लस A2 इंटू टी स्क्वायर AN इंटू टी की पावर n, ये होगा ना पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल भी लीनियर ऑपरेटर हो जाएगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, अलग अलग टाइप के लीनियर ऑपरेटर उठा रहे हैं और उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक लीनियर ऑपरेटर, और इसको बोल देंगे क्या हम, पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर ऑपरेटर। और ये कहां से लेकर कहां तक होगा भाई, ये भी बी से लेकर बी तक ही होगा। इज ए लीनियर ऑपरेटर ऑन बी, बी एफ लिख दो, वैसे हर जगह बी एफ लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कर लिया नोट। अब जो एग्जाम हुआ था ना जुलाई 2024 में, उसमें एक क्वेश्चन आया था 4.75 नंबर में। क्या क्वेश्चन था वो, उसके अंदर 4 पॉइंट थे।
उसमें से एक पॉइंट क्या था, हम ट्रू फॉल्स में कर लेते हैं उसको। वो क्या है, इफ रैंक टी इज इक्वल टू नलिटी ऑफ टी देन डायमेंशन ऑफ यू इज इवन। ठीक है, वेयर टी जा रहा है यू से लेकर बी तक। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। अब इसको कैसे करेंगे हम, देखो अगर ये रैंक और नलिटी बराबर है, सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे, रैंक नलिटी थ्योरम से लिख देंगे रैंक टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, डायमेंशन ऑफ बताओ यू। ठीक है, लेट क्या कर लेता हूं मैं, ये u और v फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी लिख लेना भाई। ठीक है, u और v दोनों क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, अगर इवन बोल दी डायमेंशन तो फाइनाइट ही आएगी, कोई फाइनाइट नंबर को ही इवन बोलेंगे हम, इनफाइनाइट नंबर को इवन या और थोड़ी बोल सकते हैं। वैसे तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या करूंगा मैं, ये दोनों तो है सेम, इसको मान लेता हूं, इसको रैंक टी लिख देता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना इसको। इसकी डायमेंशन n मान लेता हूं, n लिख दूंगा। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू इज इक्वल टू n। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, n/2। इतना समझ में आया। इतना आने के बाद अब रैंक टी क्या होती है, कोई ना कोई क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है ना, तो 0 1 2 3 4 इस टाइप से। अगर n की वैल्यू अब ओड होगी तो नॉन नेगेटिव इंटीजर तो नहीं आएगा, ये पॉइंट में आ जाएगा कुछ। अगर मान लेता हूं यहाँ पे 33 है तो क्या आएगा, कुछ ना कुछ पॉइंट में आएगा ना, ये 16.5 आएगा। तो इसका मतलब ओड होना तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना इसकी। तो n क्या आ जाएगा, m इवन। दिस गिव्स n कैंट बी ओड, दिस गिव्स n इज इवन। आई बात समझ में। इसको क्या कर देंगे हम, ट्रू। तो कहीं भी अगर रैंक और नलिटी सेम दे रखी होगी तो पता चल जाएगा ना हमें कि इसकी तो डोमेन की डायमेंशन क्या है, इवन। अब क्वेश्चन देखो, देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ऑपरेटर T V5R to V5R such that rank of T is equal to nullity of T। ठीक है, ट्रू और फॉल्स दे दिया यहाँ पे। देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए लीनियर ऑपरेटर T goes to, ये आएगा P7 P7R2 P7R such that rank T is equal to nullity of T। ये भी ट्रू फॉल्स है। पहले में बताओ क्या लिखा रखा है भाई, देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ऑपरेटर दिस दिस सच दैट दिस। इसका मतलब ऐसा लीनियर ऑपरेटर धरती पे है जो इस वेक्टर स्पेस से इस वेक्टर स्पेस पे जाता हो, सबसे पहली बात तो। उसके बाद उसकी रैंक उस नलिटी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहली बात तो ओड आएगी ना इसकी डायमेंशन। तो V5R की डायमेंशन क्या होती है, 5 तो ओड है। वैसे भी अगर मैं चेक करूं यहाँ पे रैंक टी प्लस नलिटी ऑफ टी, 2 रैंक टी आ जाएगा ना, ये इज इक्वल टू 5। रैंक टी आ जाएगी 5/2 इज इक्वल टू 2.5 विच इज नॉट पॉसिबल। तो देयर एग्जिस्ट दिस तो फॉल्स हो जाएगा ना, तो फॉल्स कर देंगे इसको। अब ये कह रहा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ये कह रहा है कि ऐसा कोई लीनियर ऑपरेटर नहीं है जो इससे इसके ऊपर जाएगा और ये करते हैं। ट्रू कैसे हो जाएगी। अब P7R की डायमेंशन बताओ। अच्छा हाँ 8 हो जाएगी इसकी तो 8 तो ये एग्जिस्ट करेगा ना, ऐसा तो फॉल्स हो जाएगा ना। ये कह रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करता, हम कह रहे हैं करते हैं एग्जिस्ट, इवन है, फॉल्स हो जाएगा ये।
मैं क्या करता हूं, अगर मेरे को दे रखी है इफ टी दे रखा है कोई B6R2 B6R BA लीनियर ऑपरेटर गिवन बाय T ऑफ x1 x2 लिख देता हूँ, T ऑफ x1 x2 x3 x4 x5 x6 इज इक्वल टू, ये 6 टपल होंगे ना फिर यहाँ पे, इज इक्वल टू है x4 x5 x6 0 0 0। ठीक है, निकालना क्या है, देन फाइंड RT एंड NT। अब बताओ इसमें कैसे निकालोगे, ये दोनों निकाल लोगे ना, ये दोनों तो अब जिस तरीके से पहले बताया उसी तरीके से निकाल लोगे। हाँ। ये चलो निकाल ही लेना, ये तो HW। हाँ HW है, ये कुछ नहीं करना, इसमें वही करना है ना, इसकी जो बेसिस है RT को तो तुम डायरेक्टली लिख दोगे L ऑफ T ऑफ E1 T ऑफ E2, जहाँ पे E1 क्या होगा 1 0 0 0 0 0, E2 दूसरे टाइप का होगा। ठीक है, उसके बाद कर दोगे, डायमेंशन भी निकाल दोगे, निकालनी होगी, ये करते आना। अब देखो क्या लिख रखा है, इफ VF इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड इफ T is a linear operator on VF such that T square is equal to 0, then which of the following are correct? पहला क्या दे रखा है, RT is equal to NT। ठीक है, इसमें क्या पता लग रहा है हमें, भाई कोई वेक्टर स्पेस है VF, उसके ऊपर कोई लीनियर ऑपरेटर है और इस टाइप का लीनियर ऑपरेटर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि T स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब T ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 है, ऐसा ही कर रहा है ना। अब अगर ये T ऑफ अल्फा क्या होगा, ये भी क्या एलिमेंट ही होगा कोई ना कोई VF का, क्योंकि अगर ये V से लेकर V तक है तो जो अल्फा के लिए T ऑफ अल्फा मिलेगा वो V में से ही आएगा ना वो भी। तो इसका मतलब कोई V का वेक्टर है, उसको उसके ऊपर जब ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं मैं, वो 0 आ रहा है, तो ये किस में बिलोंग करेगा, नल स्पेस में बिलोंग करेगा। तो यहां से क्या आ गया, ये एलिमेंट किसका है, नल स्पेस का, या तो एलिमेंट ही होगा। और उसके बाद क्या है, T ऑफ अल्फा, सभी T ऑफ अल्फा मिलके क्या बनाते हैं भाई, ये रेंज बनाते हैं। इसकी डेफिनेशन ही है ना, अल्फा बिलोंग टू V सच दैट T ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा फॉर एटलीस्ट 1, ये होते हैं ना इसकी। तो यहां से क्या कह दूंगा मैं, पूरी ही रेंज, जो रेंज है पूरी ही रेंज नल स्पेस के अंदर आ गई। अगर ये चीज फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू V दे रखा है, इसका मतलब तो पूरी ही रेंज नल स्पेस के अंदर आ गई। अब T अल्फा तो 0 बना ही बना रहा है,
क्या पता कोई और वेक्टर भी जीरो बना दे। आई बात समझ में? कोई और भी जीरो बना देगा तो नल स्पेस इससे बड़ा हो जाएगा थोड़ा बहुत। अगर कोई और जीरो नहीं बनाएगा तो नल स्पेस इसके बराबर हो जाएगा। तो एक बात तो पक्का है कि ये इसका सब स्पेस हो जाएगा। ये बात आई है समझ में? सब स्पेस हो जाएगा तो कौन सा ठीक होगा भाई? ये ठीक होगा ना। सब स्पेस के बारे में तो मैं पक्के तरीके से कह सकता हूँ ना, कंफर्म तरीके से कह सकता हूँ, क्योंकि अगर इक्वल भी हो गया ये कोइंसिडेंटली ये इक्वल हो गए। इक्वल भी सेट जो होते हैं एक दूसरे के सब स्पेस होते हैं, है ना? और सब स्पेस हो गया तो सब स्पेस है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि कंफर्म नहीं है ना। इक्वल होगा तो फिर ये यहाँ पे इक्वलिटी का साइन भी आएगा, इसको कह दूंगा मैं गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, क्योंकि पक्के तरीके पूरे तौर पर तो मैं सिर्फ इस चीज की गारंटी ले सकता हूं ना, और किसी की कोई गारंटी मैं नहीं ले सकता। ये क्वेश्चन समझ में आया? ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये टी अल्फा जीरो हो गया तो ये इसका सब सेट हो जाएगा। अब ये होने के बाद अगर मे भी आ जाता है इस क्वेश्चन में तो ये ठीक हो जाता सारे ठीक हो जाते हैं ना। फिर तो मे भी में तो इक्वल आ जाता, तो इक्वल है तो ये तो है ही, इक्वल है तो ये है, ये तो नहीं है, ये है और ये भी है। छोटा आ जाता तो ये तो था ही अपने पास। हाँ। अब क्वेश्चन देखो भाई, टी दे रखा है R2 to R2, is a linear operator given by then find t square RT और तीसरा है NT। ठीक है, अब ये टी स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे। टी स्क्वायर का मतलब क्या होता है ये बताओ? टी ऑफ एक्स वाई, ये बोल सकता हूं ना अब मैं इसको। ये निकालूंगा तो क्या करूंगा? टी ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है? वाई जीरो के। ठीक है, इसको क्या लिख दूंगा अब मैं? एक्स वाई पे जब लगाया था यहाँ वाला तो आ गया था फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे जीरो आ गया था। अब देखो वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो है तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। आगे बात समझे? तो टी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया टी स्क्वायर। तो सेकंड देखते हैं अब क्या है? आरटी है क्या? आरटी कैसा होगा भाई? ये होगा एल ऑफ टी ऑफ 1 0 टी ऑफ 0 1। टी ऑफ 1 0 क्या आएगा बताओ? टी ऑफ 1 0 आएगा 0 0 0 0। और ये टी ऑफ 0 1 क्या आएगा? 1 0। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ? नहीं। अब मैं इसको क्या लिख दूंगा? एल ऑफ 1 0। हाँ। आरटी आ गई हमारी। और अगर और किसी तरीके से लिखना चाहूंगा तो मैं लिख दूंगा आर ऑफ टी इज इक्वल टू, ये आएगा वही x0 सच दैट x बिलोंग टू R। ऐसा ही आएगा नहीं? डायमेंशन कितनी हो जाएगी इसकी? 1 यहां से पता चल जाएगी ना डायमेंशन। तो एक सिंगलटन एनालाइज तो 1 ही हो जाएगी। अब नलिटी ऑफ टी रहेगी। ये एंड नहीं, नल स्पेस है। जो नल स्पेस क्या होगा? आरटी तो ये निकल गया हमारे पास। नल स्पेस क्या होगा? जो 0 बनाता हो इसको। 0 किसको बनाता हो? टी ऑफ एक्स वाई को 0 बनाता हो। 1 को नहीं आ जाओगे? ये तो नल स्पेस निकालेंगे, उसके बाद इसको 1 लिख देंगे। इसको लिख देंगे ना 1 को। हाँ, इसको नलिटी को लिख देंगे। ये तो नल स्पेस ऑफ टी है ना, इसको तो सेट बनाना पड़ेगा इसका। तो एक्स वाई 0 0 आना चाहिए। कह देंगे ठीक है भाई 0 0 आना चाहिए। एक्स वाई होता क्या है पहले तो ये बता। ये होता है भाई वाई ऑफ 0, ये होता है। तो हम क्या कहेंगे? ये तो 0 है ही,
y को सिर्फ y की जगह क्या होना चाहिए? जीरो। जीरो होना चाहिए। इसका मतलब x कुछ भी हो सकता है और y क्या होना चाहिए? जीरो। ये क्या आ गया भाई? x कुछ भी हो सकता है और y जीरो होना चाहिए। x कहां से आएगा? रियल नंबर में से। सेम आगे दोनों, तो क्या लिख दूंगा? आर टी इज इक्वल टू एन टी। अच्छा। आया समझ में? ऐसे भी निकाल लोगे? पुराना ही काम चल रहा है तो इतना कोई नया काम है नहीं आता। अब देखो, अगर मैं लिखता हूं T इज ए लीनियर ऑपरेटर, T इज ए लीनियर ऑपरेटर ऑन P12R such that T square is equal to 0, then RT subset of NT, true or false। ये बताओ कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये जो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 दे रखा हमें, इससे हम कह देंगे कि आर टी क्या होगा? ऐसा होगा। ठीक है, ये ऐसा होगा तो इसकी डायमेंशन लेस देन इक्वल टू इसकी डायमेंशन होगी। ठीक है, इसकी डायमेंशन लेस देन इक्वल टू दिस। अब अगर इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, किसके बराबर आएंगे भाई? ये P12 की डायमेंशन के 13 के बराबर आएंगे। अगर मैं दो चीजों को ऐड कर रहा हूं, रैंक T प्लस नलिटी ऑफ T को 13 के बराबर कर रहा हूं, इनके पास क्या क्या चॉइस है भाई? 13 हो सकता है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 7, ये 13, इस टाइप की चॉइस आएंगे ना हमारे पास। और एक कंडीशन क्या पता लगी हमें? ये जो नलिटी होगी ये हमेशा बड़ी होगी इससे। ये तो आ गई हमारे पास। तो ये क्या क्या हो सकती है भाई? ये 0 तो हो नहीं सकते, इसके 0 होते ही ये 13 हो जाएगा, ये छोटा होना चाहिए, और ये 13 तो बहुत बड़ा है। 1 2 3 4 5 कुछ भी नहीं हो सकती, 6 भी नहीं हो सकती, 6 होते ही ये 7 हो जाएगा, 7 हो सकती है, 7 होते ही ये 6 हो जाएगा, 8 हो सकती है, 8 होते ही ये 5 हो जाएगा, 9 हो सकती है 4, ऐसे चलता रहेगा काम। 6 हो सकती है इसकी, 6 नहीं हो सकती ना। इसका मतलब क्या समझे हम? ये हमेशा 7 से स्टार्ट होगी, ये 6 से स्टार्ट होगी, ये घटती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी, तो ये तो हमेशा इससे छोटी होगी ना। बराबर तो होने का कोई मतलब ही नहीं है। बराबर कब होती है? जब ये इवन होता, ये तो ओड है 13, अगर ये इवन होता तो बराबर भी आ जाता। इसका मतलब ये तो पक्के तौर पे कह सकता हूं ना मैं, ये ठीक होगा, तो ट्रू लिख दूंगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे इवन होगा तो फिर ये गलत हो जाएगा ना। मे बी वाले में तो ठीक हो जाएगा, और अगर मे बी ना देगा तो गलत हो जाएगा। इक्वल टू भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है इक्वल टू की भी। अब जो हमने एक मैट्रिक्स में किया था, मैट्रिक्स में क्या किया था? वहां पे नलिटी ऑफ टी निकाली, कोई मैट्रिक्स निकाली थी, वो क्या आई थी? इस टाइप की आ रही थी ना हमेशा ही। नलिटी तो बढ़िया आ रही थी हमेशा स्क्वायर करने पर, और वो रैंक क्या छोटी होती जा रही थी। ऐसा कुछ किया था ना हमने। तो यहाँ पे भी सेम रिजल्ट अप्लाई होगा, लेकिन प्रूफ करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। कैसे अलग होगा? अब यहाँ पे लिखता हूं मैं, अगर इफ, नोट में लिख लो पहला, इफ VF इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड T be a linear operator on V, ठीक है, देन ये 1 को यहां से हटा के और यहां लिख दो, क्योंकि 2 बार लिखना नहीं पड़ेगा ना फिर हमें। ये 1 लिख लिया तो एंटी सबसेट n ऑफ T स्क्वायर नल स्पेस ऑफ दिस, नल स्पेस ऑफ दिस, ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, ये कैसे कह सकता हूं मैं?
अब नल स्पेस ऑफ टी, इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा भैया? ऐसे डिफाइन करूंगा ना, एन ऑफ टी इज इक्वल टू अल्फा बिलोंग टू वी सच दैट टी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। ऐसे ही डिफाइन करूंगा। और ये इसको कैसे डिफाइन करूंगा? एन ऑफ टी स्क्वेयर को अल्फा बिलोंग टू वी सच दैट टी ऑफ, ठीक है। इसका मतलब टी की जो नल स्पेस है उसके अंदर टी ऑफ अल्फा सारे 0 आ रहे हैं ना ये, तो जो टी ऑफ अल्फा 0 देगा वो तो ऑटोमेटिकली ही 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं मान लेता हूं लेट टी ऑफ अल्फा बिलोंग टू एंटी, देन टी स्क्वेयर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। ऐसा ही होगा ना? क्यों? क्योंकि ये टी स्क्वेयर ऑफ अल्फा किसके बराबर होगा? टी ऑफ अल्फा की। अगर टी अल्फा बिलोंग टू एंटी करना पड़ेगा हमें। अल्फा अगर नल स्पेस के अंदर है, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते ही ये 0 हो जाएगा। टी ऑफ 0 तो 0 ही होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये तो आएगा ही आएगा जो इसको 0 बनाता होगा, और एक्स्ट्रा आ सकता है कुछ। तो इसका मतलब ये इससे बड़ा होगा या बराबर होगा, वही लिख दिया हमने। उसके बाद टी क्यूब करूंगा, उसके साथ भी ये सेम ही कहानी होगी, तो ये ठीक हो जाएगा ना ऐसे। तो एंड सो ऑन लिख देंगे, यहाँ पे चलता रहेगा ऐसे। अब दूसरे नोट में क्या लिखूंगा मैं? ये आएगा रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है? डायमेंशन ऑफ वी। अगर ये बढ़ती जा रही है तो वो घटती ये घटती जाएगी। इसका मतलब टी का स्क्वायर करने पर ये बढ़ता जा रहा है तो ये ऑटोमेटिकली घटता जाएगा। ये इंक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग होगा। और स्क्वायर करने पर अगर ये बढ़ता जा रहा है तो ये दूसरा आर टी तो घटता ही जाएगा ना। यहां से क्या लिख दूंगा मैं? ये दिस, और इसके बाद भी मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख दूंगा मैं इस टाइप से लिख दूंगा ना। अब इसकी डायमेंशन से छोटी होगी। उसी तरीके से अब ये अगर इंक्रीजिंग है ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ये क्या कर देगा? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। यहां लिखेंगे रैंक ऑफ टी क्या हो जाएगी बताओ? ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है। कर लिया नोट किया? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो देखो कैसे क्या करेंगे हम उसके अंदर। अब क्या करेंगे? ये रिजल्ट क्या कहता है? वही क्वेश्चन ये है, इसको क्वेश्चन के तौर पे ले लो और इंपॉर्टेंट है ये, इस पे स्टार लगा लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है इसके ऊपर। If VF is a finite dimensional vector space and T is linear operator on V, then T of alpha T of alpha is equal to 0 implies T alpha is equal to 0 if and only if RT intersection of NT is equal to 0। ठीक है। क्या कह रहा है ये? अगर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हमें दे रखा है तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंप्लाई इसको करेगा अगर ये कंडीशन है, ठीक है। अगर ये कंडीशन दे रखी है तो ये इसको इंप्लाई करेगा। इफ एंड ओनली इफ में तो यही होता है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? लेट
टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज टी ऑफ एल्फा इज इक्वल टू 0। कर लिया हमने ये। तो टी स्क्वेयर होता क्या है, टी ऑफ एल्फा ही होता है। ये तो दे रखा हमें, गिवन है, ये भी गिवन है। टी ऑफ एल्फा क्या होता है भाई, ये आर टी में बिलोंग करेगा। जो भी ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू होगी वो रेंज के अंदर तो आएगी आएगी। दे क्या रखा है, टी ऑफ एल्फा 0 के इक्वल। आई बात समझ में, 0 के इक्वल दे रखा है तो ये एंटी में भी बिलोंग करेगा। ऐसा जो होता है वो तो एंटी में ही आता है ना। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि ये तो सेम है ना, डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है, टी ऑफ एल्फा बिलोंग टू आर टी इंटरसेक्शन एंटी। और टी ऑफ एल्फा दे क्या रखा है, 0। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, आर टी इंटरसेक्शन एंटी इज इक्वल टू 0। ये लेकर चला था मैं, यहां पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना एंड टी ऑफ एल्फा इज इक्वल टू 0 दे रखा है ना ये 0। तो अब दूसरे पॉइंट में क्या करूंगा मैं, दूसरे स्टेप में इसको लेकर चलूंगा और दूसरी कंडीशन को प्रूव करूंगा फर्स्ट वाली को। लेट क्या कर लेता हूं मैं, आर टी इंटरसेक्शन एन टी इज इक्वल टू 0। प्रूव क्या करना भाई मेरे को, टू प्रूव, टू शो लिख दो, प्रूव लिख दो। टी स्क्वेयर एल्फा इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज टी ऑफ एल्फा इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है ना मेरे को। अब दोबारा इसको खोल के अगर मैं लिखूंगा, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, दोनों गिवन है ना। चेक तो सिर्फ इंप्लाई वाला करना, हमको इंप्लाई करता है नहीं करता। ये टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 है तो ये टी स्क्वेयर दोबारा कर दूंगा मैं, आर टी का मेंबर होगा ना ये, और किसका मेंबर होगा ये, एंटी का भी होगा। क्यों होगा एंटी का, टी ऑफ एल्फा 0 दे रहा है, इसका मतलब टी ऑफ सम वेक्टर इन V इज 0, देन दैट वेक्टर विल बी इन नल स्पेस। तो क्या करेगा, टी ऑफ एल्फा बिलोंग करेगा आर टी इंटरसेक्शन एंटी में। क्योंकि अगर कोई चीज दोनों में बिलोंग कर रही है अलग अलग, तो इंटरसेक्शन में भी तो आ जाएगी ना वो। और इंटरसेक्शन क्या दे रखी है भाई हमें, ये दे रखी है ना, इसके अलावा तो कोई एलिमेंट ही नहीं है इंटरसेक्शन में। तो दिस गिव्स, हो गया ना चेक। अगर कहीं पे हमको अब ये कंडीशन दिखेगी तो हम डायरेक्टली कह देंगे ना आर टी का इंटरसेक्शन 0 आएगा भाई। या फिर हमें ये दे देगा और ये दे देगा तो कह देंगे ये 0 होगा, टी अल्फा पूरा ही। तो इस रिजल्ट के बेस पे ही क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। उसमें क्या दे रखा है कि ये कितने का है, 4.75 का नंबर मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इफ VF इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, VF कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, रैंक ऑफ T इज इक्वल टू रैंक ऑफ T स्क्वायर है, ठीक है। देन फर्स्ट आ जाएगा नलिटी, कर्नेल ऑफ T इज इक्वल टू कर्नेल ऑफ T स्क्वायर। दूसरा आ जाएगा RT इंटरसेक्शन NT इज इक्वल टू 0। तीसरा आ जाएगा RT इज इक्वल टू RT स्क्वायर। चौथा आ जाएगा R ऑफ T स्क्वायर इंटरसेक्शन N ऑफ T स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके दो ऑप्शन तुम कर सकते हो अपने तरीके, अपने आप से। वो दो ऑप्शन बताओ कैसे करोगे, कौन से ऑप्शन है वे, वो भी चेक करो तुम खुद ही। इसके दो ऑप्शन कर सकते हो तुम, अगर मेरे को ये कंडीशन दे रखी है तो करके भी देखो।
बताओ। सेकंड। पहले तो ये बताओ कौन सा कर सकते हो, अभी तक जितनी नॉलेज है तुम्हें उसके हिसाब से कौन सा अटेम्प्ट कर सकते हो डायरेक्टली। सेकंड को नहीं मैंने वो लगा ये थर्ड कर सकते थर्ड और फर्स्ट। थर्ड और फर्स्ट। अब देखो कैसे करेंगे हम थर्ड और फर्स्ट। ये भी ये पिछले वाले रिजल्ट पे है, चलो ये तो अभी पता किया हमने। फर्स्ट और थर्ड तो जो करते आ रहे हैं ना, पिछले 2 दिन से करते आ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। कैसे करता है, अगर मुझे पता है कि रैंक टी इसके बराबर है तो ये दोनों तो बराबर हो ही गए, ठीक है। ये क्या है, रेंज इसकी और ये रेंज इसकी की, और दोनों की डायमेंशन सेम है तो बराबर हो गए। तो इसकी डायमेंशन चेक करें, इसकी क्या होगी, नलिटी ऑफ टी, दिस विल बी नलिटी ऑफ टी स्क्वायर। अब टी कहां से कहां तक है भाई, v से लेकर v तक है ना, तो टी स्क्वायर कहां से है, ये भी v से v तक है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। डायमेंशन ऑफ v को n मान लेता हूं मैं, नलिटी रैंक ऑफ टी स्क्वायर प्लस नलिटी ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू n। ये भी मान ही सकता हूं मैं, अगर ये भी तो अपने आप में एक लीनियर ऑपरेटर है। इसको कर दूंगा क्या मैं, एलिमिनेट कर दूंगा। एलिमिनेट करते वक्त क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। ये दोनों बराबर हैं, बराबर है तो इनको काट दूंगा। ये आएगा 2 इंटू नलिटी ऑफ टी, ये 2 तो नहीं आएगा, सेम नहीं है ना, ये नलिटी ऑफ टी माइनस नलिटी ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा, तो ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहां से मैं क्या कह सकता हूं, n ऑफ t इज इक्वल टू n ऑफ t स्क्वायर। अब n ऑफ t इज इक्वल टू n ऑफ t स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, t ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 है। ये बराबर है, ये दे देगा ना, ये इंप्लाई कर देगा ना t ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों का नल स्पेस सेम ही दे दिया, तो ये इंप्लाई कर देगा, तो ये सेकंड में ये इंप्लाई कर देगा तो सेकंड भी ठीक हो जाएगा, और ये फोर्थ भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। चारों ठीक है इसके। समझ में ना आया तो कुछ ये बताओ, हो गया ना। अब आती है बात किसकी, इनवेरियंस की। नई डेफिनेशन लिखते हैं हम, उसका नाम है इनवेरियंस। इनवेरियंस कब होता है, जब ये अगर कोई सबसेट हो, सबस्पेस हो W, उसके ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं और वो W ही दे दे, उसको कहते हैं इनवेरियंस। W इज इनवेरियंस इन T, ठीक है। आइडेंटिटी जैसा हो गया, आइडेंटिटी जैसा तो हो गया, लेकिन वहां तो एक वेक्टर उसके इक्वल आता है, हर वेक्टर ही उस पर भेज देता है। यहाँ सिर्फ W के W पे जाएंगे ना। तो इसकी डेफिनेशन लिखो इनवेरियंस की। इफ VF इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, एक घंटे की क्लास में से आधा घंटा तो ये लिखने में चला गया हमारा, VF इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ना। इतने क्वेश्चन के सभी में ये लिखते जा रहे हैं। एंड इफ ये भी T इज ए लीनियर ऑपरेटर ऑन V इज ए then a subspace of V, then a subspace, मान लो उसको W of V is called, is invariant under T if T of W is equal to W, ठीक है। पता कैसे लगाएंगे, लगा लेते हैं पता एक क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्पेसिज
of R3R is R invariant under T. Where T of x, y, z is equal to 3z, 4y, 7x. पहला है वही ये, इस टाइप का सेट है ए बी बिलोंग टू आर। दूसरा है A0C such that A and C belong to R। तीसरा है X, Y, Z such that X plus Y is equal to Z। चौथा दे रखा हमें कैसा है 0, 0, 0। पांचवा दे रखा है R3R। ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप की दे रखी है हमें। अब हम क्या चेक करेंगे, फर्स्ट को चेक कर लेता हूं मैं। फर्स्ट में किस टाइप के वेक्टर हैं, इस टाइप के हैं। अगर मैं इस टाइप के वेक्टर्स पे लगाता हूं, ए बी ए है मेरे पास, और उसके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं, तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ, क्या लिखूंगा मैं इनको? इनको लिखेंगे 3A 4B और 7 ऐसे लिखेंगे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट 3A 4B 7A, ऐसे लिखूंगा ना मैं। देखो ये, अब ये बताओ कि ये जो आया हमारे पास है, ये पूरा इसके बराबर है, ए बी बिलोंग टू आर के बराबर। बताओ है या नहीं है? अगर ये ए बी बिलोंग इसके बराबर होता, इसके अंदर देखो क्या कंडीशन है भाई, ए बी ए और बी रियल से आने चाहिए। जो यहां बैठा है वो यहीं बैठा होना चाहिए, यहाँ पे तो नहीं है, ऐसी कंडीशन है ना। जो यहाँ है वो ही यहाँ होना चाहिए, यहीं यहाँ पे किसी को भी ले आओ। तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पे। 3A नॉट इक्वल टू 7A है ना यहाँ पे, तो ये तो नॉट इनवेरिएंट होगा ना, पहला गलत हो जाएगा। पता चल गया कैसे चेक करेंगे। दूसरा, इसमें इसकी रेंज में इसी टाइप के तो आएंगे ना सारे। अब कर लो दूसरे को, A0C, ये क्या आएगा बताओ? 3C आएगा 3C 0 3C07A। अब ये पहले तो इसकी डायमेंशन चेक कर लो, ठीक है। डायमेंशन क्या चेक करोगे, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, ठीक है। अब डायमेंशन चेक कर ली, तो अब चेक करो कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। क्या कंडीशन है भाई इसके अंदर, ये भी रियल नंबर होना चाहिए, ये भी रियल नंबर होना चाहिए, और कोई कंडीशन बीच में 0 होना चाहिए, और तो कोई कंडीशन दे नहीं रखी ना। ये बता रखा ए इस टाइप का हो, सी इस टाइप का हो, दोनों में कोई, ये तो हो गया ना। ये भी रियल नंबर आएगा, ये भी रियल नंबर आएगा, किस में बिलोंग कर जाएगा ये, डब्ल्यू में। अगर इसको डब्ल्यू मानता हूं तो ये तो ठीक हो जाएगा ना, ठीक है। थर्ड चेक करेंगे। अब थर्ड को कैसे चेक करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। तो इसको लिख दो भाई, सबसे पहले तो w इज इक्वल टू इस टाइप का है x y z सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू z, इस टाइप का है ना। w को मैं लिख दूंगा x y माइनस ऑफ x प्लस वाई सच दैट x y बिलोंग टू r। इसमें कोई प्रॉब्लम है बताओ? नहीं, माइनस ऑफ लिखने की जरूरत है।
x प्लस वाई इक्वल टू जेड है ना सिर्फ, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ इसको, लिख सकते हैं। z की वैल्यू ही तो चेंज की है बस यहाँ पे, x और y में ले आया। वैसे भी इसकी डायमेंशन दो ही आनी थी, तो ऐसे लिख सकता था मैं, दो एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के अंदर। अब क्या करूंगा मैं, इसके ऊपर चेक करता हूँ t ऑफ x y x प्लस वाई, ये क्या आएगा भाई, ये आएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई कोमा 4 इंटू वाई कोमा 7 इंटू एक्स, ऐसा आएगा क्या? ये देखो आएगा समझ। अब मैं क्या चेक करूंगा, ये वाला जो आया हमारे पास, जो रेंज में जितने भी इस टाइप के आएंगे, ये इसे सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। सेटिस्फाई कब करेंगे, जब इन दोनों को जमा करके ये मिल जाए। अब ऐसा तो क्या है, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 7x, ऐसा तो कोई नहीं है हमारे पास कि भी सभी इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे। कोई भी x y z उठाऊंगा तो 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 7x आएगा, ऐसा तो कोई नहीं है ना हमारे पास, तो गलत हो जाएगा ना फिर ये तो। अगर कुछ ना कुछ करके 7x आ जाता ना तो कह देते, 7x तो आ ही नहीं रहा, 3x प्लस 3y प्लस 4y 7y आ रहा है ना। तो फोर्थ में देखो, अब t ऑफ 0 क्या आता है भाई, t ऑफ 0 तो 0 आता है, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, खुद ही आ गई, तो ये तो ठीक हो जाएगा। t ऑफ r3 लगाऊंगा, r3 आएगा वो, और क्या आएगा, कुछ नहीं आ सकता ना। पूरा अगर r3 ले ही लिया और यहाँ पे कोडोमेन में भी r3 ही है, तो ये आ जाएगा ना। तो यहाँ से क्या पता चला मुझे, ये गलत है ना, ये दोनों ठीक है। यहाँ से ये पता चला 0 और r3, 0 और वो वेक्टर स्पेस जो खुद है वो हमेशा ही क्या होगा, इनवेरिएंट होगा। चेक कर लोगे, इनवेरिएंस भी चेक करना पड़ेगा। अब एक नोट लिख लो, अभी जो बात बताई है वही नोट के अंदर लिखनी है। इफ t इज ए लीनियर अंडर एनी लीनियर ऑपरेटर, t ऑन v 0 and v are always invariants, ठीक है। एक और डेफिनेशन लिखो भाई रिड्यूसिबिलिटी की, रिड्यूसिबिलिटी में क्या आएगा, इफ VF इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसमें क्या होगा मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। अगर दो वेक्टर स्पेस, दो सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस के, तो सबसे पहले तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि W1 डायरेक्शन होना चाहिए उनका V का, और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, T ऑफ W1 भी W1 आना चाहिए, T ऑफ W2 भी W2 आना चाहिए, ठीक है। इसे लिख सकते हैं, लिख लेते हैं हम। ये वो दोबारा आ गया, VF इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस and if T is a linear operator on V, then T is, क्या बोल लेंगे, T is reduced by pair of subspaces, ठीक है। T is reduced by pair of subspaces W1 एंड W2। पेयर का मतलब जोड़ा होता है ना, जोड़ा का मतलब दो लेने होंगे हमें,
इफ ऑफ वी एफ, ये पहले तो इसके वेक्टर स्पेस होंगे तभी तो होगा ना। इफ पहली क्या कंडीशन दे रखी है, v इज इक्वल टू W1 प्लस W2, इस टाइप से होगा। और दूसरी क्या कंडीशन दे रखी है, बोथ W1 एंड W2 आर इनवेरिएंट अंडर T। ठीक है, अब ये क्या है, इसका मतलब इससे क्या समझते हैं हम, इससे ये समझते हैं ना दो कंडीशन, इसके अंदर भी दो कंडीशन होती है अपनी। क्या कंडीशन होती है वे, V1 प्लस W1 प्लस W2 क्या आना चाहिए, V आना चाहिए, और एक इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए इनका, 0 वेक्टर आना चाहिए। तो अगर ये W1 प्लस और W2 दो ऐसे हमको सबस्पेस मिल जाते हैं, पहली बात तो वो डायरेक्शन होते हैं इसके भी के, दूसरी बात क्या है, दोनों इनवेरिएंट है T के अंदर, तो क्या हो जाएगा, वो हम कह देंगे कि ये दोनों रिड्यूस कर रहे हैं V को, या फिर T को, V को नहीं रिड्यूस कर रहे हैं, T को, ट्रांसफॉर्मेशन को। एंड और क्या कह सकते हैं, T इज रिड्यूस्ड बाय पेयर ऑफ सबस्पेसेस W1 एंड W2। अब अगर आपको कोई दो सबस्पेस दे दे, ये W1 दे दे और W2 दे दे, उसके बाद बोले बताओ ये रिड्यूस कर सकते हैं इसको या नहीं कर सकते, तो चेक कर लोगे। ये चीज जो है, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन कर रखे हैं ना हमने पहले ही चेक करने के लिए। इसको कैसे चेक करते हैं, वो डायमेंशन वाले तरीके से भी चेक कर सकते हैं, और ये भी बता ही दिया कैसे चेक करना। तो इसको एक क्वेश्चन लिखो, चेक करके बताना, जो नहीं हुआ वो मैं बता दूंगा, ठीक है। इफ ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है कोई P2R से P2R तक, बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन P2 बाय, कैसे दे रखा है भाई, ये ए प्लस, ये इस टाइप के होंगे ना, इसके अंदर इस टाइप के पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, देन T इज रिड्यूस्ड बाय which of the following subspaces, या फिर पेयर ऑफ सबस्पेसेस, जैसे भी लिख लेना, ठीक है। दो सबस्पेस दे देंगे हर ऑप्शन में, और चेक करके बताना है। ये ऊपर वाला लिख लिया था ना, पहला ऑप्शन क्या है भाई, ये है W1 दे रखा है 0, W2 दे रखा है R स्क्वायर R, ठीक है। R स्क्वायर R नहीं, P2R लिख लेते हैं यहाँ पे, R क्यूब होगा ना तो। और लिख रखा है W1 है P1, W2 है L ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, तीसरा है W1 दे रखा है यहाँ पे L ऑफ 1 प्लस x, 1 माइनस x, और W2 दे रखा है L ऑफ 1 प्लस 2x, 3x माइनस x स्क्वायर। फोर्थ दे रखा है W1 इज इक्वल टू L ऑफ 1 प्लस x, 1 माइनस x। ये 4 ऑप्शन चेक करने हैं, ठीक है। आते ही क्या कहते हैं, कल सबसे पहले इसी को करेंगे, बाद में काम शुरू कर लेंगे अगर कोई नहीं हुआ तो, ठीक है। कोशिश करना हो जाएंगे इजीली, क्योंकि डायमेंशन वाले फॉर्मूले से करोगे, दोनों की डायमेंशन चेक करना। अगर प्लस करके डायमेंशन ही 4 आ रही है कुछ, तो फिर तो वैसे दिक्कत हो जाएगी ना। डायमेंशन तो 3 है इसकी, सबसे पहले तो दोनों की डायमेंशन
3 आनी चाहिए, अलग अलग ऐड करने पे 3 आनी चाहिए सबसे पहले। तो पहला तो कंडीशन ये है, ठीक है। बाकी करते हैं बाद में अगले उसमें।